तो ठंड तो बहुत है, चलिए शुरू किया जाए। हमारा क्या है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मतलब विकिरण तथा द्रव के द्वैत प्रकृति के अंदर जो भी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी इसमें है 2 नंबर वाले में, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। पहले तो पेन पकड़ो। पहला कह रहा है सौर सेल या सोलर सेल क्या होता है। सौर सेल या सोलर सेल, ऐसा कुछ फिगर कभी देखा होगा आपने, फिगर नहीं मतलब प्रैक्टिकली देखा होगा, सोलर प्लेट वगैरह। ठीक है, तो कह सकते हैं सोलर सेल क्या होता है, जो प्रकाशीय ऊर्जा को, या कह सकते हैं सूर्य की जो प्रकाश होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, उसी को क्या बोलते हैं, सोलर सेल कहते हैं। या कह सकते हैं सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति या इक्विपमेंट को क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, यह प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित एक अर्धचालक युक्ति है। इसमें जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। ठीक है, अब प्रकाश वोल्टीय प्रभाव का मतलब है कि सिंपल सा कि प्रकाश के मतलब प्रकाश को यूज करके वोल्टेज में कन्वर्ट करना, ईएमएफ में कन्वर्ट करने का प्रभाव को ही प्रकाश वोल्टीय प्रभाव कहते हैं। ओके, सोलर सेल में पीएन संधि के पी क्षेत्र और एन क्षेत्र की तुलना में काफी पतला बनाया जाता है। किसको, पी क्षेत्र को एन की तुलना में काफी पतला बनाया जाता है, ये भी टर्म याद रखेंगे। और सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ये तीसरा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो पी क्षेत्र जो होता है वो पतला होता है। दूसरा, ये किस पे, प्रकाश वोल्टीय प्रभाव के सिद्धांत पे आधारित होता है। और होता क्या है, सीधा सीधा आपसे पूछा था होता क्या, इतना डिटेल पूछा भी नहीं है। होता क्या है, सिंपल सा प्रकाश ऊर्जा को जो किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सौर सेल कहते हैं। इसका उपयोग जैसे सोलर पैनल, जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ऐसे कुछ देखे होंगे, इसको सोलर पैनल्स कहते हैं, इसमें यूज किया जाता है। या कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सौर ऊर्जा के ही दम पे अपनी सारी मशीनों को चला पाती हैं। ठीक है, तो वहां भी यूज किया जाता है, वहां तक कस के, वहां कहां से, अब सैटेलाइट में तुम कहां से एनर्जी दोगे, कितना पेट्रोल डीजल डालोगे चलता रहे, तो उसको जो अपने इक्विपमेंट चलाने होते हैं वो किससे चलता है, सोलर एनर्जी के दम पे ही वो चल रहे होते हैं। तो इतना आप 3 पॉइंट नहीं भी लिखते हो, कम से कम ये लिखिएगा, अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफाइंड वर्क फंक्शन। किसी धातु के कार्यफलन को परिभाषित करें। कार्यफलन का मतलब क्या होता है, किसी धातु को निकालने के लिए वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो उसकी सतह को छोड़कर बाहर आ जाए। मतलब ये मान लीजिए ये हमारा एक धातु है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे भर भर के, तो इसमें इतनी ऊर्जा दी जाए, ठीक है, कि जो सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाए। तो वो जो न्यूनतम ऊर्जा होती है वही उसका क्या कहलाता है, हमारा कार्यफलन। तो कह सकते हैं धातु का कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क फंक्शन का कार्यफलन का, h/c वेवलेंथ, या कह सकते हैं h इंटू न्यू, या इसको ऐसे लिखिए या समटाइम ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब 2 चीजें याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के टाइम में भी आपको हम बोले थे कि वह याद रखोगे, सबसे कम किसके लिए होता है और सबसे अधिक किसके लिए होता है। सबसे कम किसके लिए होता है, हमारा किधर गया भैया, सीजियम के लिए, और प्लेटिनम के लिए सबसे अधिक होता है। और दोनों की वैल्यू भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब ये जो हमारा है कार्यफलन किन चीजों पर निर्भर करता है, कार्यफलन जो हमारा निर्भर करता है वो धातु का तापमान पर, मतलब धातु के टेम्परेचर कितना, तापमान कितना, उस पर निर्भर करता है। दूसरा, धातु किस चीज की बनी हुई है, जैसे यहां भी देख सकते हैं ये अलग है ये अलग है, तो दोनों के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। तीसरा हमारा क्या, धातु में मौजूद अशुद्धियां। अब अशुद्धियां जैसी रहेंगी उस हिसाब से उसका वर्क फंक्शन होगा। अशुद्धियां मतलब बाहरी जो धातु ना होगा, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा होगा, सब उसको क्या बोलते हैं, उसको अशुद्धि ही बोला जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूमेरिकल है, ठीक है, थोड़ा सा आसान सा न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन के धातु पर, मतलब कार्यफलन मतलब जस्ट देखिए
W0 बराबर कितना 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, धातु पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, मतलब ये दे के रखा है कितना 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब इसको लिख सकते हैं 6 लड्डू 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 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश आपतित कराया जाता है, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला सवाल है कि यदि इस वेवलेंथ का तरंग दैर्ध्य की क्या बोलते हैं प्रकाश को किसी धातु पर रखा मतलब डाला जाता है तो क्या उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगी, चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी का, क्या होता है hc/λ। तो E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं hc/λ। H की वैल्यू ऑलरेडी आप H और C की वैल्यू याद करके रखे हैं, कितना है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। C की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁻8। और वेवलेंथ हमको दे के रखा है कितना 6000 इंटू 10⁻⁻10। ओके, यदि इसको लिखते तो कितना लिखते 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है भाई 3.315। ये आएगी 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यही है ना 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना आया। ओके, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने की जरूरत है 3.2, और मिल कितना रहा है इसको 3.315। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आपको जरूरत था 1 रुपया की और आपको मिल गया 2 रुपया, तो आपको तो भैया 1 ही रुपया में खुश थे, तो आप तो और खुश हो जाओगे, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके वो निकलना शुरू कर देगा। मतलब क्या हो गया कि E की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन से। इसका मतलब कह सकते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन सतह से निकलेगा, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है यदि हाँ तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की महत्तम ऊर्जा क्या होगी। मतलब जैसे 2 रुपया मिल गया तो आप 1 रुपया में खुश थे, लेकिन आपको 2 रुपया मिल गया तो आप पूछ रहे हैं कि भैया आप कितना ज्यादा खुश हो गए। खुश तो 1 रुपया में ही थे, लेकिन 2 रुपया में कितना ज्यादा खुश हुए, तो मतलब एक्स्ट्रा जो मिला उससे ज्यादा खुश हुए ना, तो वही निकालते हैं। तो हम लोग को फार्मूला ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहां से एनर्जी इक्वल्स टू गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं E माइनस W0। E की वैल्यू कितनी, इतनी 3.315 इंटू 10⁻⁻19 जूल माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10⁻⁻ कितना -19 जूल। तो ये हमको कितना मिल गया, घटाओ तो आता है, चलिए आता है 511 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको और लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.15 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो ये हमारा क्या हो गया, इसकी मैक्सिमम एनर्जी मतलब महत्तम ऊर्जा। ठीक है, तो ये आसान है, न्यूमेरिकल छोटा सा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कैसे बदलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है आपसे, तो ये सब तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और हमको भी उम्मीद है कि 2-3 बार तो जरूर इसकी चर्चा हमने किया है और आगे भी हो सकता है चर्चा करें। चलिए नेक्स्ट, ये क्या रहा है पेल्टियर प्रभाव क्या होता है। देखिए पेल्टियर प्रभाव की बात करें तो इसमें कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक हमारा वायर है, एक हमारा दूसरा ये वायर है, ये हमारे हाथ जो है एक वायर है ऐसे, जैसे यहाँ दिख रहा है एक ऊपर और एक नीचे कॉपर वाला। तो यदि हम इस वायर में करंट सप्लाई करें, यहाँ से मान लो यहाँ से एक प्लस वाले को इस साइड से माइनस वाले को जोड़ दिए, तो क्या होगा इसका जो जंक्शन पॉइंट होगा ये
दोनों का जो ज्वाइंट है यहाँ पे, तो ये जंक्शन होगा, ये भी इसका जंक्शन होगा, तो एक जंक्शन ठंडा होने लगेगा और दूसरा जंक्शन गर्म होने लगेगा। इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं? पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो कह सकते हैं जैसे यहाँ देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, करंट लगाया, तो ये वाला जंक्शन है कोल्ड, ठंडा होना शुरू हो गया, और ये वाला जंक्शन क्या है, गर्म होना शुरू हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ठंडा गर्म होने की दुर्घटना को पेल्टियर प्रभाव कहते हैं। तो कह सकते हैं जब एक बैटरी को उन दो चालकों के बीच में जोड़ा जाता है जिनके जंक्शन प्रारंभ में समान ताप पे होते हैं, शुरुआत में इसमें ठंडा गर्म की बात नहीं थी, दोनों सेम ही टेम्परेचर पे थे, और धारा परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होती है, तो जंक्शन का तापमान परिवर्तित होगा। यह जंक्शन, एक जंक्शन गर्म और दूसरा जंक्शन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इस प्रभाव को पेल्टियर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो वही धारा जाएगी, एक ठंडा एक गर्म, इसी प्रभाव को कहते हैं। और ये क्या होता है, हमारा एक सीवेक इफेक्ट आगे पढ़ेंगे, सीवेक प्रभाव का क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब इसके अंदर, पेल्टियर के अंदर हमने धारा प्रवाहित की, ठंडा गर्म हुआ, तो सीवेक प्रभाव देखेंगे तो वहां पे हम ठंडा गर्म करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लगी। ये जस्ट एक दूसरे को उल्टा है, तो इतना को ध्यान में रखेंगे तो आपका ये 2 नंबर कंप्लीट। और यदि हो सके तो फोटो बनाइए, जैसे एक कॉपर का, एक बिस्मथ का, एक ठंडा पड़ेगा एक गर्म पड़ेगा, वोल्टेज लगाएंगे तो बैटरी। चलिए अच्छा है। नेक्स्ट हमारा निरोधी विभव की परिभाषा दे। निरोधी विभव, अब जैसे देखिए, जैसे ये हमारा प्लेट है एनोड, इस पे जो ही हमारे क्या होता है, लाइट रे आती है, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होगा। जो हमारा एनोड है या संग्राहक प्लेट कह सकते हैं, इस पे जो ही लाइट रे पड़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो जो लाइट, अब इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए जिस विभवांतर की पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है उसी को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्रकाश विद्युत सेल के संग्राहक प्लेट या एनोड पर लगाया गया वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो न्यूनतम और दूसरी बात ऋणात्मक, मतलब उल्टी दिशा में लगाना है हमको बैटरी को, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, निरोधी विभव कहलाता है। तो मतलब ऐसा बैटरी को जोड़ा जाए कि अपोजिट डायरेक्शन में, कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश विद्युत धारा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, लड्डू। तो उसी ऋणात्मक विभव को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव। अब इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निरोधी विभव के बराबर होती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब क्या, ½ mv²। तो हम लिख सकते हैं कि भैया, लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहे तो आपको निरोधी विभव ही पूछा है तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। अब फोटो नहीं बनाना है इसमें, सिक्स क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, मतलब ½ mv² बराबर कितना दिया, 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसका संवेग और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगा, यह फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, इसी सबको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है उसका संवेग, मतलब P निकालना है। ओके, और दूसरा हमको निकालना है ये चीज। तो P के लिए हमको क्या चाहिए, mc, या इसी को लिखना चाहते तो हम लिख सकते थे m × v, c भी हमारी वेलोसिटी ही होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, m × e इज इक्वल्स टू 2m × e इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर। इधर भी m से हम गुना किया, उधर भी m से गुना करेंगे तो m × m m² और v², तो दोनों को स्क्वायर को बाहर कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा इतना। तो mv मतलब p, यही हमारा क्या होता है, संवेग होता है। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड रूट अंडर, मतलब √2me। अब हमको m किसके लिए बोला है, इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 × 9.1 × 10⁻31, और E की वैल्यू ऑलरेडी दे के रखा है 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमको रखना नहीं, हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जूल में। तो इसको लिखेंगे 120 × 1.6 × 10⁻19 जूल।
अब इसको यहां पुट करेंगे, कितना 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये सब इस स्क्वायर रूट के अंदर ही है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी, 5.9 इंटू 10⁻⁻24, और p मोमेंट है तो हम इसका यूनिट लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इतना आपको आ जाएगा 5.9 10⁻⁻24। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, फिर से थोड़ा समझ लीजिए, इस 2 को इस साइड लेके गए, ठीक है, तो 2e और दोनों साइड mm से गुना कर दिए तो ये भी m स्क्वायर v स्क्वायर, तो m स्क्वायर v स्क्वायर का ब्रैकेट कर लिए और 2me यहाँ से। अब इसको सॉल्व कर दिए तो ये हमारी कहानी ऐसी। तो यहां से हमको क्या निकल गया, पहला वाला बंधु। अब दूसरे वाले बंधु को निकालते हैं, ये हो गया हमारा क्या, P, ऑप्शन क्या था भैया, A। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारा। अब दूसरा B के लिए बात करें, B में हमसे क्या पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य पूछा जाए। तरंग दैर्ध्य इक्वल्स टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं h/p। तो h/p, h की वैल्यू कितनी होती है पता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और p की वैल्यू हमने यहां से निकाला 5.9 इंटू 10⁻⁻24, तो ये हो गया 5.9 इंटू 10⁻⁻24। अब इसको जब आप कट्टम कुट्टी करेंगे तो आपको ये आ जाएगा अप्रॉक्स 1.12 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में, या इसको लिख सकते हैं 1.1 इंटू 1.1 1.12, और इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 का मतलब एंगस्ट्रम, तो इसको लिख सकते हैं ए पे पावर लड्डू। तो ये हमारा हो गया वेवलेंथ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, तो आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिएगा तो समझ में आएगा आराम से। इससे आसान क्या पूछेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है डी ब्रोगली तरंग क्या है। ओके, इसकी तरंग दैर्ध्य का व्यंजक लिखा, अभी जस्ट इसको यूज किए। तरंग दैर्ध्य का व्यंजक ऑलरेडी जान रहे। ये क्या होता है, डी ब्रोगली ने बताया कि गतिशील कण सदैव तरंग की भांति व्यवहार करता है। और तो वो तरंग कैसे डिफाइन किया है, जब कोई द्रव्य कण मतलब मैटर पार्टिकल, द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन या फोटोन गतिशील अवस्था में होता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है, तब इस तरंगों को द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तो मतलब कोई कौन हो, द्रव्य कण जब तरंग की तरह व्यवहार करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग। और उसका वेवलेंथ का हमारा क्या होता है, h/p लिखे या h/m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग, और h हमारा प्लैंक्स नियतांक होता है, तो पता है। तो ये छोटा सा चीज है। नेक्स्ट क्या रहा है, व्हाई डज थर्मायन्स, तापायनिक उत्सर्जन की प्रक्रिया सिर्फ धातु सतह पे क्यों घटती है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कहानी तो सब जगह लिखा मिल जाएगा आपको। यदि मान लीजिए एक धातु है, ओके, और इस धातु में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरे पड़े हैं, मान लो भरे पड़े ही होते हैं, ऐसे भरे हुए हैं। मान लीजिए यहां से हमको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर बहुत सारे 10 बॉल पड़े होते, उसमें से एक बॉल को निकालना होता तो सबसे आसानी से कौन निकलेगा, जो उसके सतह पे होगा, मतलब ये ऊपर वाला। ठीक है, लेकिन इसको निकालना चाहोगे, इसको निकाले बगैर, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी। तो वही कहानी यहाँ भी होता है, जो सतह पे होता है उसका कार्यफलन कम होता है, तो उसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो वो बाहर निकल जाता है। लेकिन जो अंदर फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, तो कम ऊर्जा में ही मिनिमम एनर्जी हमको चाहिए, तो कम ऊर्जा में कौन निकलेगा, जो सतह पे होगा वही ना। तो उसी कारण से हम लोग क्या बोलते हैं कि सतह के ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो कह सकते हैं धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने में कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा लगती है, ठीक है, जबकि अंदर के इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः धातु की सतह पर ही उत्सर्जन की क्रिया घटती है। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं ये जो सतह पे है, ठीक है, इन लोग को ऊर्जा मिलेगी, ये सब निकल गए बाहर। जब ऊर्जा दिए तो अंदर वाले क्या है, इधर उधर भटक के
रह गए लेकिन अंदर में ही रहे, क्योंकि उनको निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जो हमको देना तो है नहीं। ठीक है, इसलिए सतह से ही होता है ऐसा काम। क्या कह रहा है, सीबेक प्रभाव या थॉमसन प्रभाव को लिखिए तथा समझाएं। अब इससे पहले हम लोग देखे थे पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है, उसके अंदर क्या बोला, धारा जाती है तो जंक्शन जो होता है वो गर्म या ठंडा हो जाता है। यहाँ क्या होता है, यदि जंक्शन को ठंडा और गर्म करे तो उस तार से क्या हो, धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। यही हमारा मतलब दोनों एक दूसरे के जस्ट उल्टा है, वहां भी बोले हैं। कैसे, जब दो अलग अलग धातुओं के तारों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाया जाता है, जैसे ये हमारा एक धातु और ये वाला हमारा दूसरा धातु, ये एक धातु है और दूसरा ये धातु है, जब इन दोनों को जोड़कर एक परिपथ बनाया गया, ठीक है, जो एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियों को अलग अलग ताप पर रखते हैं, एक को गर्म किए और दूसरे को क्या किए, ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का ताप में अंतर होगा तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो जिसके कारण क्या होती है, इस परिपथ से होके धारा प्रवाहित होने लगेगी। मतलब यहाँ पे यदि आप एक छोटा सा बल्ब लगा दो कम वोल्टेज का तो वो जलने लगेगा। तो इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं हम लोग, सीबेक प्रभाव। ठीक है, 2010-11 में पूछा है 2 मार्क्स के अंदर, छोटा सा चीज है। नेक्स्ट कह रहा है कि लेजर किरणों की किन्हीं 4 मुख्य विशेषताओं को बताइए। लेजर किरण तो खूब सारा देखे हैं, इसकी विशेषताओं के टर्म लिखा जाता है। लेजर किरणें तीक्ष्ण तथा एक दैशिक होती है, मतलब एक ही दिशा में जाती है। ओके, दूसरा कहते हैं ये कोहेरेंट किरण होती है। तीसरा हमारा यह स्टील प्लेट को छेद सकती है, प्लेट को छेद सकता है, ठीक है। या एकल तरंग दैर्घ्य के होते हैं, मतलब इसके अंदर जो भी वेव्स होती है वो क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ की होती है, तरंग दैर्घ्य उनका क्या होता है, सेम होता है। तो आपसे 4 पूछा तो 4 आप बता सकते हैं। 4 ही है ना, 4 ही है, छोटा छोटा टर्म है, आप लोग पढ़े हुए हैं सब कुछ। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, उन 2 कारकों को लिखे जिस पर ताप युग्मी के उत्पन्न ताप विद्युत वाहक बल निर्भर करते हैं। ये ताप युग्मी है, अब किन किन चीजों पर निर्भर करता है, एकदम यहां से भी दिखता है। ये गर्मी और ठंडा वाला जो बंधु है वो जितना ज्यादा अंतर दोनों में रहेगा उस पर निर्भर करेगा। दूसरा धातु ए और धातु बी क्या है इस पे निर्भर करेगा। अलग अलग धातु के लिए अलग अलग कहानी चलेगी। तो कह सकते हैं परिपथ में उपयोग किए जाने वाले धातु के तारों की प्रकृति पर, और दूसरा संधि के लिए उपयोग किए जाने वाले दोनों असमान धातुओं के तार की दोनों संधियों के तापांतर पर। मतलब यहाँ का ताप और यहाँ के ताप में जो अंतर होगा उस पे, और 2 जो तार उपयोग किए गए हैं उन दोनों तार कौन से यूज किए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ईएमएफ क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, यदि मजा आ रहा है बुआ तो कमेंट करिया करो। इतना एकदम आजकल लगता है जैसे कमेंट सेक्शन में तो शांति फंस रही हुई है, मतलब कोई सब सो रहे हैं। ठंडी बढ़ी हुई है पता है, लेकिन एग्जाम भी इसी ठंडी के बाद आता है और सबका आता है। आपका पहला बार नहीं ना आ रहा है, आप भी 10th में ऑलरेडी दे चुके हैं, अब 12th की बात है। तो थोड़ा सा जागिए और जोश लाइए कि हमें भी जोश है कि यथाशीघ्र हम कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिखाए कि ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए संबंध। मतलब ये हमको दिखाना एकदम आसान सा चीज है। हम लोग जानते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का वेवलेंथ के लिए ये वाला फॉर्मूला भी जस्ट न्यूमेरिकल में भी यूज किए थे और यहाँ भी यूज किए। अब चलाते हैं हम लोग कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसको हमने लिख दिया 12mv²। अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो क्या होगा 2e mv²। अब दोनों साइड क्या किए, m से गुना कर दिए, इधर भी m से और इस साइड भी m से। तो ये वाला बंदा ये हो गया और ये वाला बंदा ये है। अब इस दोनों को क्या लिख सकते हैं, m² v², और इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे mv का होल स्क्वायर है, जो दाहिना था वो दाहिना था, तो mv बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में आएगा, स्क्वायर यदि यहाँ से हटाते हो तो इस साइड क्या लगाना पड़ेगा, रूट। तो ये, और हम लोग फॉर्मूला में जानते हैं ये इक्वल्स टू h/mv, तो इस mv के जगह पे इसको रख दीजिए और हमारा इक्वेशन आ गया जो हमको चाहिए था। इससे आसान क्या होगा, 2009 में पूछा है, आसान आसान क्वेश्चन, एकदम छोटा सा चीज है।
अब ये हमको कह रहा है किसी प्रकाश सेल एनोड विभव में परिवर्तन प्रकाश विद्युत धारा पर होने वाले परिवर्तन के ग्राफ निम्नलिखित परिस्थितियों के लिए प्रदर्शित करें। एक नियत तीव्रता पर अलग अलग आवृत्ति के लिए, तो ये ऐसा यदि तीव्रता अलग आवृत्ति अलग अलग होगी तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन वही नियत ये हमारी आवृत्ति अलग अलग होने के लिए, अलग अलग आवृत्ति के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो ग्राफ बना हुआ वो है अलग अलग तीव्रता के लिए। इसकी तीव्रता जो ऊपर दिख रहा है इसकी तीव्रता अलग होगी और नीचे वाले की तीव्रता सबसे कम और ऊपर वाले की सबसे ज्यादा होगी। तो ये दोनों ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, तो आप बुक में देख सकते हैं, आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में मिल जाएगा। हमसे यहाँ सिर्फ ग्राफ पूछा गया है तो हमने ग्राफ खींचा, ऐसा ग्राफ आप बना के आते हैं, आपको ग्राफ कंप्लीट। ओके, तो इसको भी थोड़ा सफाई की जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। यदि मजा आया तो वो कमेंट करके बताइए, अथवा जोश लाइए। अभी ठंड बहुत बढ़ी हुई है, पता है काफी लोग की तबीयत भी खराब होगी, खांसी चल रहा होगा, तो भी कोशिश करते रहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए पढ़ाई करने में, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। अब देखते देखते आपका सरस्वती पूजा आ जाएगा, 26 जनवरी आ जाएगा, मकर संक्रांति आ जाएगा, देखते देखते आपका एग्जाम डेट भी आ जाएगा। तो थोड़ा सा जोश लाइए, रजाई से बाहर निकलिए और पढ़िए रगड़ के, क्योंकि आपका रिजल्ट आपका सिर्फ नहीं है, आपके गार्जियन का भी है और हमारे लिए भी मायने रखता है, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा अपने लिए पढ़ लीजिए, थोड़ा सा 1-2% हमारे लिए पढ़ लीजिए, तब देखिए रिजल्ट का मजा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।